बच्चों लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से उसकी एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड किया था। आज हम देखेंगे डायपोल की वजह से उसकी इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो देखिए शुरू करते हैं। बच्चों मान लो हमारे पास में ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है यहाँ पर, और इस पॉइंट ए पर यहाँ पर डायपोल का नेगेटिव चार्ज रखा है और इस पॉइंट बी पर डायपोल का पॉजिटिव चार्ज रखा है। अब बच्चों हमें मालूम है कि डायपोल की टोटल लेंथ 2a होती है। तो अगर मैं यहाँ पे मिड पॉइंट ले लेता हूँ डायपोल का सेंटर, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a, और ये भी a, तो टोटल 2a डिस्टेंस हो गई। अब हमें क्या करना है, इस डायपोल की वजह से इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डायपोल के सेंटर से पास हो और इसके एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर हो, तो उस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो बच्चों ये इसकी एक्सियल लाइन है, इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे तो इसके परपेंडिकुलर हो और सेंटर से पास हो, तो उस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो देखिए हमारे पास यहाँ से ये डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन मैंने ले ली है बच्चों, ठीक है। अब इस पॉइंट पर इक्वेटोरियल लाइन पर इसके डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है बच्चों P। इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को दोनों चार्जेस से हम ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, फिर दोनों का हम वेक्टर सम कर देंगे। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो हमें चार्जेस से डिस्टेंस पहले पता होनी चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस चार्ज से इस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ऐसे ही इस चार्ज से इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर देता हूँ बच्चों। अब हमें मालूम है बच्चों कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो होता है। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो उस फील्ड की डायरेक्शन को मैं ऐसे लिख देता हूँ बच्चों, जिसको हम लिख रहे हैं E1 वेक्टर। इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम E1 मान रहे हैं, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो इनवर्ड डायरेक्शन में होती हैं बच्चों। तो इस पॉइंट पर इस नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन होगी इस नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो यहाँ पर मैं उसको E2 लिख दूंगा बच्चों, ये E2 वेक्टर हो गया और उसकी डायरेक्शन हो गई इधर की तरफ। ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों, ठीक है। अब हमें E1 और E2 की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो बच्चों ये A है, ये R है, तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, r² प्लस a² का रूट। और उसी तरीके से ये वाली डिस्टेंस भी हो जाएगी आपके पास r² प्लस a² का रूट, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, E1 और E2 की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहां हम लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज ऑफ डायपोल। डायपोल के प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने E1 माना है बच्चों, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू, तो हमें मालूम है पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R², जहाँ R क्या होती है उस पॉइंट चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा KQ, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बच्चों, ये r² प्लस a²। तो इस डिस्टेंस का हम स्क्वायर कर देते हैं, r² प्लस a² का होल स्क्वायर। और बच्चों यहाँ वेक्टर लगा रखा है, तो हमें इस E1 की डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो E1 की डायरेक्शन है B से P की तरफ है बच्चों, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ BP वेक्टर। इसकी जो डायरेक्शन है अलोंग BP वेक्टर है। अब बच्चों इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा E इक्वल टू KQ/R² प्लस a², ठीक है। अलोंग यहाँ लिख सकता हूँ मैं अलोंग BP वेक्टर। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गया।
इसी तरीके से हम क्या करेंगे बच्चों, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। तो यहां लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज ऑफ डाइपोल। तो देखिए बच्चों, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसको हमने E2 मान रखा है नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी KQ अपॉन यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो डिस्टेंस है बच्चों R² प्लस A², इसका भी स्क्वायर कर देंगे और वेक्टर लगा हुआ है बच्चों, तो इस E2 की डायरेक्शन है P से A की तरफ बच्चों। तो यहाँ लिख दूंगा मैं अलोंग PA वेक्टर। बच्चों यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो E2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास KQ अपॉन R² प्लस A² और अलोंग PA वेक्टर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई है। अब यहां हम देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट से और सेकंड से बच्चों, अगर मैं यहां पर इनकी डायरेक्शन को भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए, तो मैग्नीट्यूड जो है, ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, सेम है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें पता है E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है बच्चों E2 के मैग्नीट्यूड के, और वो कितना है KQ अपॉन R² प्लस A², और इसको मैं लिख सकता हूं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर हमने यह देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से, डायपोल के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इनके डायरेक्शन डिफरेंट है। तो हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में किधर है और कितना है वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन E1 E2 के कंपोनेंट्स करना पड़ेगा। तो देखिए हम कंपोनेंट करते हैं, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इस लाइन को सीधा आगे एक्सटेंड कर देता हूं एक बार, और इसके पैरेलल एक लाइन इधर ड्रॉ कर लेता हूं। अब देखिए बच्चों, मान लो कि ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब बच्चों ये थीटा है, तो देखिए ये जेड बन रहा है यहाँ पे, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से थीटा हो जाएगा। और अगर ये थीटा है तो ये वाला ऊपर वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये इसके। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन E1 E2 के कंपोनेंट्स करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर इसके कंपोनेंट हम करेंगे, तो 11th क्लास में हमने कंपोनेंट करना सीखा हुआ है कि यहाँ पे थीटा नहीं है, तो जिधर थीटा नहीं होता है उधर वाले कंपोनेंट को हम लिखते हैं E1 साइन थीटा, और ये E1 इधर थीटा एंगल बना रहा है, तो इधर वाले कंपोनेंट को मैं लिख दूंगा E1 कॉस थीटा। सिमिलरली E2 जो है वो यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है और इधर नहीं बना रहा, तो जिधर एंगल थीटा नहीं बना रहा है उधर वाले कंपोनेंट को हम लिखेंगे E2 साइन थीटा, और ये यहाँ पे कंपोनेंट किया तो इसको हम लिख देंगे बच्चों E2 कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं E2 साइन थीटा की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और E1 साइन थीटा की अपवर्ड है, और E1 और E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है बच्चों। तो इसका मतलब क्या होगा, E1 साइन थीटा जो है वो E2 साइन थीटा को कैंसिल आउट कर देगा, और ये E1 कोस थीटा के डायरेक्शन भी इधर है, E2 कोस थीटा के डायरेक्शन भी इधर है, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन होगी बच्चों इधर। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो डाइपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है बच्चों नेगेटिव से पॉजिटिव, पी कैप। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है पी कैप, तो उसकी डायरेक्शन है ऐसे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे बच्चों। तो देखिए यहां पर हम देखेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to dipole। तो देखिए बच्चों यहां पर E वेक्टर इज इक्वल टू
बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर चुके, इन दोनों का सम कर देंगे तो वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और यहाँ वेक्टर लगा रखा है बच्चों, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के डायरेक्शन किधर है, इधर, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है इधर, तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्शन अपोजिट है, तो बच्चों यहाँ मैं बाहर लिख सकता हूँ माइनस पी कैप, यहाँ पर हम ऐसा लिख देंगे माइनस पी कैप। अब देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है कि E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बच्चों, तो इस E2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ E1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस पी कैप, तो ये आ जाएगा बच्चों 2E1 cos थीटा माइनस पी कैप, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 लिख देता हूं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगी हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड, ये 3, तो ये बच्चों इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 लिख दूंगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या है, E1 की वैल्यू तो हमें पता है, cos थीटा हम फाइंड कर लेंगे, तो देखिए cos थीटा हम फाइंड करते हैं फ्रॉम फिगर, यहाँ पर देख लेते हैं हम एक बार, तो यहाँ cos थीटा डायग्राम से हम देखें बच्चों, कोई सा भी ट्राइंगल यूज कर लो, BOP ये वाला ट्राइंगल यूज कर लो, चाहे AOP वाला यूज कर लो, यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस बच्चों, तो B अपॉन H होता है, तो बेस क्या है A, हाइपोटेनियस क्या है बच्चों, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 4 है हमारी, इसमें E1 की वैल्यू तो ये वाली पुट कर देंगे और cos थीटा की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे, तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाएगा बच्चों रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों था हमारे पास 2E1 cos थीटा, तो 2 इंटू E1 की वैल्यू थी बच्चों KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, E1 की वैल्यू रख दी, और cos थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास थी बच्चों A अपॉन में रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और बच्चों साथ में माइनस पी कैप भी चल रहा है। अब हम यहाँ पर देखो इनको रीअरेंज करते हैं, देखिए बच्चों R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1 है, और यहाँ रूट का मतलब पावर हाफ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3/2 हो जाएगी, और ऊपर वाले को भी रीअरेंज कर लेता हूँ, तो इसको मैं लिख दूंगा कि 2A और Q को साथ में लिख देंगे बच्चों, और ये नीचे हो गया हमारे पास R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, और ये साथ में चल रहा है बच्चों माइनस पी कैप। अब हमें मालूम है बच्चों 2A मल्टीप्लाई Q को हम लिखते हैं P, डाइपोल मोमेंट, 2A Q को हम लिखते हैं P, और ये होता है बच्चों डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा E वेक्टर इज इक्वल टू KP अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की होल पावर 3/2, ठीक है बच्चों। और ये पी कैप जो है इसका माइनस तो मैं आगे ले लिया, और पी कैप को मैं यहाँ लिख सकता हूँ। अब बच्चों हमें मालूम है कि P इंटू पी कैप को मैं लिख सकता हूँ P वेक्टर, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे E वेक्टर इक्वल टू माइनस KP वेक्टर अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसकी इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया है बच्चों। अब इसमें हम एक स्पेशल केस को और देख लेते हैं कि अगर मान लो जो डाइपोल है वो एक आइडियल डाइपोल है या पॉइंट डाइपोल है, तो हम क्या करेंगे, तो बच्चों फॉर शॉर्ट डाइपोल, तो शॉर्ट डाइपोल के लिए हमें पता है डाइपोल लेंथ जो होती है वो बहुत स्मॉल होती है आर के कंपैरिजन में, तो बेटा ए का स्क्वायर तो और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर के कंपैरिजन में, तो ए स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो ए स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर देंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो आ जाएगा हमारे पास E इक्वल टू माइनस KP वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, और बच्चों इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया हमारे पास E इक्वल टू माइनस KP वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, और बच्चों इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया हमारे पास E इक्वल टू माइनस KP वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। अपॉन
आर क्यूब। और ये इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया है। यहाँ नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? तो नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होगी, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी था। देखिए डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बच्चों इधर, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो वो नेगेटिव साइन इनके डायरेक्शन को बता रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं इक्वेटोरियल लाइन पर। अब बच्चों ये कहां पे है? अगर मैग्नीट्यूड की बात करूंगा सिर्फ इसके, नेगेटिव तो सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा, तो मैग्नीट्यूड में लिखूं ई इक्वेटोरियल इक्वल टू मैं लिख सकता हूं KP अपॉन आर क्यूब। और बच्चों हमें मालूम है कि यहां पर ई एक्सियल कितना होता है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ई एक्सियल वो होता है बच्चों 2KP अपॉन आर क्यूब। तो बच्चों KP अपॉन आर क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? इक्वेटोरियल। तो बच्चों यहां से आ जाएगा हमारे पास ई एक्सियल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ई इक्वेटोरियल। तो ये रिलेशन भी आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से उसके इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम एक इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए बच्चों, 2 चार्जेस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 mm अपार्ट। देखो बच्चों यहाँ पे जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे काम करते जाते हैं अपन। 2 चार्ज है बच्चों, A पॉइंट B पॉइंट, एक प्लस का चार्ज है और एक माइनस का, तो माइनस 10 माइक्रोकूलम यहाँ रख देता हूँ, प्लस 10 माइक्रोकूलम यहाँ रख देता हूँ। 5 mm डिस्टेंस पर है वो, 5 mm पे। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। देखिए बच्चों डाइपोल का सेंटर कहाँ होता है? ये रहा। यहाँ से 15 सेंटीमीटर पर पॉजिटिव चार्ज की तरफ एक्सेल लाइन पर, तो बच्चों एक्सेल लाइन कौन सी होती है? इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, तो ये लाइन है। यहाँ पर कोई पॉइंट P है जो इसके सेंटर से R इक्वल टू 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है बच्चों। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ये तो A पॉइंट में पूछा है। B में क्या पूछ रहा है? ए पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन इसको बोलते हैं बेटा, अभी अभी पढ़ा अपन ने। तो यहाँ पर वही R इक्वल टू 15 सेंटीमीटर उतनी ही डिस्टेंस पर कोई पॉइंट Q है। यहाँ पर भी E की वैल्यू कितनी है वो हमारे से पूछ रहा है। अब यहाँ थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि फॉर्मूला कौन सा लगाएं। तो देखो बच्चों ये mm में डिस्टेंस है और ये सेंटीमीटर्स में है, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है इस R के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए जो फॉर्मूला हम काम में लेते हैं वो काम में यहाँ पर ले लेंगे। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था ई एक्सियल शॉर्ट डाइपोल के लिए यहाँ A जो है वो लेस देन है R के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे ई एक्सियल। पहले एक्सियल पे निकाल लेते हैं। तो ई एक्सियल का फॉर्मूला था बच्चों 2KP अपॉन आर क्यूब। तो P को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2K और P को हम लिख सकते हैं 2A मल्टीप्लाई Q अपॉन आर क्यूब। अब बच्चों वैल्यूज पुट कर दो। तो देखिए यहाँ पर 2K की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 की पावर 9। 2A कितना है बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ डाइपोल, जिसको डाइपोल लेंथ बोल रहे हैं, वो दे रखा है बच्चों 5 mm में है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और चार्ज कितना है? किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड रख देंगे, 10 माइक्रोकूलम है तो 10 इंटू 10 की पावर -6। उसके बाद में बच्चों आर क्यूब, आर कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों 15 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर हम कर देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करके फिर स्क्वायर करेंगे बच्चों। स्क्वायर नहीं बच्चों, क्यूब करेंगे, यहाँ पे आर क्यूब है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर 5 इंटू 2 इंटू 5 10 हो गया, तो ये 10 की पावर 10 हो जाएगा और ये 9, तो यहाँ पे हमारे पास में बच जाएगा बच्चों, देखिए ये 10 की पावर 3 और 6 10 की पावर 9, ये पॉजिटिव 9 से कैंसिल हो गया। 2 इंटू 5 10 और 10 ये बचा 100 और 9 900, तो ये हमारे पास आ जाएगा ई एक्सियल।
इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई इसका क्यूब करना है बच्चों, तो यहाँ पे हम 15 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब करेंगे तो -6 आ जाएगा बच्चों। अब देखिए इसको कैंसिल करते हैं, ये आ जाएगा 15 6 × 90 6 आ गया बच्चों, 60 आ गया। फिर 15 से कैंसिल करेंगे 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों, इसको ऊपर ले गया तो 10⁻6 एक जीरो इसे लगा दूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 40 इंटू 10⁵ अपॉन 15। अब 40 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 2 × 30, 10 बचे, 15 6 × 90, फिर 10 बचेंगे, ये 6 चलता रहेगा बच्चों, तो 10⁵ ये आ जाएगा हमारे पास EXCL, ये आ जाएगा EXCL। अब ई की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है यूनिट जो होती है 2.66 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब इक्वेटोरियल पर भी बच्चों हमें इसकी वजह से इक्वेटोरियल लाइन पर भी हमें पूछा है उतने डिस्टेंस पर, तो सेम फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर 2 हटा देंगे, इसको एज इट इज़ कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन हमें ऐसा क्यों करना है, एक रिलेशन पता है हमें, क्या पता है कि इक्वेटोरियल जो होता है वो EXCL के हाफ के इक्वल होता है बच्चों। तो EXCL की वैल्यू कितनी है 2.66 इंटू 10⁵ अपॉन 2, तो ये आ जाएगा बच्चों 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये हमारे पास इक्वेटोरियल आ गया है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे हम इन एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के फार्मूलाज को यूज़ करके हम न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं बच्चों। बस हमें देखना होता है कि फार्मूला अगर ये जो है डिस्टेंस डायपोल लेंथ जो है इस आर के कंपैरिजन में स्मॉल है तो ये वाले फार्मूले यूज़ करते हैं, और स्मॉल नहीं है तो जो दूसरे फार्मूले मैंने आपको बता रखे हैं वो यूज़ करने हैं, ठीक है। थैंक यू।